हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या आप मेरी क्लास को निरंतर देख रहे हैं? इससे आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए आप निरंतर मेरी क्लास को देखते रहें। और हम 90 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। उसी के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज 91 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और 105 क्वेश्चन तक रहेगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन पर डे क्लास रहती है। ओके, चलिए वही देखते हैं। क्वेश्चन हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि एक ठोस की विमाएं, क्वेश्चन नंबर 91। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 91। लिखा है कि एक ठोस की विमाएं 4 × 5 × 12 हैं। ठोस को उसकी विमाएं दी है 4 × 5 और इंटू में दिया है 12। इसको बेटा हम L, V और H कह सकते हैं। ठीक, फिर बोला गया इसका आयतन क्या होगा। जब इस प्रकार से विमाएं दी हों तो LVH के मान होते हैं और ये घनाभ का रूप होता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ में होती है, तो घनाभ का रूप है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, या यहाँ पर घनाभ का नाम दिया है ठोस, तो ठोस का आयतन क्या है, उसके हम आयतन का लगा देंगे फॉर्मूला L × V × H। ये ठोस का आयतन होता है। ओके, तो L × V × H मान रख दो। L का मान 4 है, V का मान 5 है और H का मान हमारे पास 12 है। मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौको 20 × 12, तो 12 दूनी 24, ये 240 रहेगा। अब लेकिन इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक के लिए इसमें ऑप्शन में कोई मात्रक नहीं दिया है, इतना ही दिया है। जब कोई मात्रक ना हो तो अगर लिखना है तो घन इकाई लिख सकते हैं, क्योंकि आयतन का मात्रक घन होता है, क्यूब इकाई। ओके, इतना ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। इसका ए ऑप्शन राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 92। 92 में क्या है, एक इमेज बनी हुई है। तो पहले हम इमेज को ड्रॉ कर देते हैं। इमेज बनी हुई इस प्रकार की, नाम है ए, डी, ई और वी और सी। इसमें लिखा है कि ये वाला वैल्यू 3 है और ये वाला वैल्यू 1.5 है। ये बेटा 4.5 दिया है और ये हमें पता करना है, इसका x दे दिया गया और बोला गया कि DE समांतर VC है। DE समांतर, ये DE लाइन है, ये किसकी समांतर है, BC के समांतर है। जब किसी ऐसे ट्रायंगल में ये दोनों अगर रेखाएं समान है, लाइन समान है, तो उनके द्वारा बने ट्रायंगल समरूप कहलाते हैं। तो फिर अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं की अनुपात बराबर होंगी। जैसे कि अगर हमने पहले AD भुजा ली है तो अपॉन में यहाँ पर हमने DB भुजा ले ली, उस तरफ अगर हमने AE भुजा ली है तो नीचे वाले पार्ट में EC भुजा ले सकते हैं। भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। ओके, वैल्यू पुटिंग कर दो। AD का वैल्यू 3 है और DB का वैल्यू 1.5 है, AE का वैल्यू 4.5 है और EC का वैल्यू x है। इतना ठीक है ना। अब ये तो कट सकता है, 3 के टेबल से दोनों कट हो जाएंगे, तो मैंने इसको 3 के टेबल से कट कर दिया। 3 या ऐसा कर लो, पॉइंट कट करके 0 बढ़ा दिया, ये भी ठीक। तो क्या हुआ, 30/15 इक्वल, यहाँ 4.5 लिखा है और अपॉन में x लिखा, कट कर लो, 15 2 जा 30 होता है, तो 2x = 4.5। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इतना क्लियर है। अब जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 4.5/2 और अगर डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, इस प्रकार से आएगा। चूंकि सब सेंटीमीटर में दिए, और देख लें कि सभी क्या सेंटीमीटर में दिए, हाँ सभी सेंटीमीटर में दिए हैं, तो x का वैल्यू कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका भी है 2.25 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर V इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बता रहे हैं, 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। इसमें r का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है और त्रिज्यखंड का जो कोण दिया वो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है। अब त्रिज्यखंड का एरिया पूछा, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका बेटा जो फॉर्मूला है वो है πr² ×
थीटा अपॉन 360। ओके, ऐसा ही तो होता है। अब यहाँ पर हम कौन कौन सा मान, अभी मैं पाई का मान नहीं रखता हूँ, और आर का वैल्यू हमारे पास 12 है, तो मैंने इसको 2 बार कर दिया, 12 इंटू 12 क्योंकि आर स्क्वायर लगा है, और इंटू में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, और नीचे लिखा है 360। तो यहाँ तो पहले 0 कट गया, फिर 6 के टेबल से कट गया 36, 6 बार कट गया। इतना क्लियर है। इसके बाद ये पाई का पाई लिखा रहेगा, और ये 6 से 12 भी काट दिया हमने 2 बार, तो 12 दूनी 24 हो गया, इंटू में 24। तो वैसे तो 24 पाई हो गया है, लेकिन हम आंसर में क्या पाई के रूप में दे रहे हैं? अगर पाई के रूप में दिया होगा, हाँ आंसर पाई के रूप में दे रहे हैं, 24 पाई, ऑप्शन नंबर बी है। और इसकी मात्रक की बात करें, चूंकि आर सेंटीमीटर में दिया है और ये क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक सेमी स्क्वायर रहेगा। ओके, इसका बी आंसर है जो करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 94। ये सभी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए, इनको अच्छे से आप अध्ययन जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 में क्या लिखा है? 94 कह रहा है कि एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। अधिकांशतः बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। एक टावर है, और टावर है तो उसका आधार भी तो होगा, और ये मैंने एक इमेज तैयार कर दी है। ठीक है, तो बोला गया है कि टावर की छाया उसकी ऊंचाई की बात हो रही है, तो ऊंचाई को मैंने h मान लिया। जो छाया है उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, तो 1/√3 गुनी कौन है? उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी। तो ऊंचाई h थी, तो h इंटू 1/√3 हो गया। तो टावर का उन्नयन कोण, मतलब ये वाला एंगल हमें पता करना है, टावर का उन्नयन कोण। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर? चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब, और नीचे दिया है आधार, तो लिख दिया लंब बटे आधार। s तो h से कट गया, और ये √3 घूमकर कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंचेगा। और tan में √3 tan 60 का वैल्यू है। इस प्रकार थीटा का मान 60 डिग्री आ गया है। इस प्रकार थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, और इसमें ऑप्शन नंबर इसका वी करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर वी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 95। क्वेश्चन 95 में tan a का वैल्यू दिया है 1, और पूछा गया है कि sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर कितना होगा। इसका वैल्यू पूछा गया है। sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर का मान बताइए। तो देखिए, सबसे पहला काम है यहाँ से a का वैल्यू पता करना, और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करना। तो अगर tan a 1 है, तो बताओ कि 1 tan में किसका वैल्यू होता है? तो पता चला कि 1 तो 45 का वैल्यू है, तो tan a बराबर 1 को लिख दिया tan 45। तो tan से tan हट जाएगा, तो a कितना बचेगा हमारे पास? a का वैल्यू 45 आ गया। अब यही a का मान हम यहाँ रख दें, और इसका भी आंसर मिल जाएगा हमें। तो क्या किया हमने? sin a, तो a का मान रखा 45 डिग्री, फिर cos a का मान भी यहाँ फिर रखा 45 डिग्री, और ऊपर लगा इसका स्क्वायर। ओके, sin 45 cos 45 दोनों के मान एक ही हैं। sin 45 का वैल्यू भी 1/√2 है, √2, और cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 है। अब चूंकि इस पे वर्ग था, तो मैंने वर्ग लगा दिया। अब देखो, जब आधार समान हो तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो 1 और 1 मिलके 2 हो गया, और आधार चूंकि समान थे तो नीचे वाला एक ही बार आएगा। या ये मान लो कि √2 मैंने लासा कर लिया, तो ऊपर वाला 1 हो गया। अब 2 का वर्ग लगा ना, 2 का वर्ग होता है 4, और √2 का वर्ग होता है 2। 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग होता है 2, तो 2 से 4 कट कर दो, ये 2 बार कटेगा। और इसमें कौन सा इसका ऑप्शन नंबर राइट है? इसमें 2 ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। तो 96 में बोला गया है कि
समांतर श्रेणी दी है, एपी का एक रूप दिया है, क्या कह रहे हैं, एपी में एक सीक्वेंस है, तो सबसे पहले √3 है, फिर है 2√3 और फिर है 3√3, इस प्रकार डॉट 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 दिया है। इसका शार्व अंतर कितना होगा, शार्व अंतर मतलब डी का वैल्यू पूछा गया है। तो वी नो डैट हम जानते हैं कि डी बराबर होता है दूसरा वाला पद माइनस पहला वाला पद, T2 माइनस का T1। तो ये T1 है, ओके, ये T2 है, और इसकी बात करें तो ये T3 है। तो T2 के मान से मैंने T1 का मान घटा दिया, तो T2 का मान रखा, माइनस में क्या रखा मैंने, T1 का मान रखा। दो √3 में से √3 घटा दिया, तो D का वैल्यू √3 बचा है। इतना क्लियर है ना। तो ये D का मान बचा, ऑप्शन में कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 96 का है। अब 97 की बात कर रहे हैं। 97 भी अच्छा क्वेश्चन दिया है। 97 में किसी गोले का आयतन 36 पाई सेमी क्यूब है। ये क्या है बेटा, गोले का आयतन है, गोले का आयतन दिया हुआ है 36 पाई सेमी क्यूब, ओके, मात्रा इसका दिया बगल में। तो पूछा क्या है कि इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, r का मान पूछा गया है। तो हम जानते हैं गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, और सामने 36 पाई रहेगा, तो पाई से पाई मैंने कट कर लिया, ओके। तो बचा क्या है, 4/3 r की पावर 3 माने r क्यूब और 36। ये वाला पूरा पार्ट 4/3 उस तरफ भेज दिया हमने, तो 36 के साथ पहले 3 का गुणा होगा और 4 का भाग होगा। इतना क्लियर है ना। तो ये कट गया, 4 × 36, इस प्रकार r³ बराबर 9 3 या 27 हुआ। और हम जानते हैं 27 3 का क्यूब है, तो क्यूब कट गया, तो r बराबर 3 आ गया। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, डी इज अ करेक्ट आंसर, जो कि सेंटीमीटर दिया था, तो r का मान 3 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 नंबर, 96 के बाद क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 में बोला गया है कि कुछ परीक्षणों का माध्य 27 है और बहुलक 45 है, तो माध्य का बताइए। देखिए इसमें डबल मान दिए हैं, एक तो माध्य का मान दिया है और एक बहुलक का भी मान दिया है, बहुलक। तो माध्य का वैल्यू 27 और बहुलक का वैल्यू 45। अब पूछी क्या है, माध्यिका, या माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, माध्यक या फिर माध्यिका, ओके, ये पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये पूछा गया है तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, बहुलक बराबर, क्रम याद रखना, पहले सबसे बड़ा अंकों में बहुलक है शब्दों में, उसके बाद माध्यक है, तो मैंने माध्यक को लिखा, उसके बाद माध्य। याद करने का अच्छा टेक्निक है, बड़ी तरीका है ये। सबसे बड़ा 1 2 3 4 शब्दों का है, 4 अक्षरों का है बहुलक, 1 2 3 माध्य। अगर आधे को भी काउंट करो तो इससे तो कम ही है, 3.5 मान लो, और यहाँ भी इससे कम है, बस फिर यहाँ पे 3 लगा दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 अक्षर काउंट किए, 3 का गुणा कर दो, 1 और 2 काउंट किए, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बस तैयार हो गया फॉर्मूला। वैल्यू पुटिंग कर लो, बहुलक का मान 45 दिया है, 3 इंटू माध्यक तो पूछा गया है, तो माध्यक को माध्यक ही लिखो, या माध्य का कह दो, माइनस में 2 इंटू माध्य, माध्य का वैल्यू 27 है। अब अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 54 बनेगा, और इस 54 को इस 45 की तरफ पक्षांतर कर दिया, ठीक है, 5 4 9 और ये भी 5 4 9, 3 इंटू माध्यक। बताइए भैया क्या दिक्कत है, कोई भी मान हो सकते हैं तीनों में से, कोई भी 2 मान तो तीसरा निकाल लेंगे, 3 का डिवाइड कर दो तो सीधा सा माध्यक का मान निकल आएगा, 3 से कट होगा, 3 और 3 33 माध्यक का वैल्यू होगा, ओके, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, 1 से
10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। 1 to 10, 1 से 10 तक की बात हो रही है। 1 to 10, चलो भाई पता करते हैं क्या है। 1 से 10 तक हाँ देखो तो क्या है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन 99 में लिखा है 1 से 10 तक विषम संख्या है। 1 से 10 तक की बात हो रही है ना, ये तो लिखा है 1 से 10 के बीच। 1 से 10 तक मतलब 1 को भी इंक्लूड किया गया है। अगर वो कहता है 1 से 10 के बीच तो हम 1 को बिल्कुल नहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर 1 भी शामिल है। 1 से 10 तक की विषम संख्या कौन सी है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ये विषम संख्या 1 to 10 के बीच में आती है। सॉरी 1 to 10 के बीच में नहीं, 1 to 10 तक की विषम संख्या है। तो पूछा क्या है? माध्य पूछा ना, समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर माध्य का सीधा सा फॉर्मूला है पदों का योग और अपॉन में पदों की संख्या और नीचे पदों की संख्या। तो बेटा पदों का जो योग है 1 2 3 4 5 सब लिख दो। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और नीचे गिनती में 5 अंक है तो पदों की संख्या होगी, जोड़ लो। 7 5 12, 12 और 3 15 और ये मिलकर 10 25 हो गए और नीचे भी 5 है तो 5 से कट कर दो, 25 हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया राइट आंसर? इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट है। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 100 की बारी आएगी। तो 100 में बोला गया कि एक समचतुर्भुज है, तो इसको हम बना के भी दिखा रहे हैं। 100 समचतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं समान हो, उसे कहते हैं समचतुर्भुज। अगर इसका नाम मैंने PQRS डाल दिया, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? कह रहे हैं कि विकर्णों की लंबाई 16 और 12 है। मान लो एक विकर्ण ये दिया है, इसकी लंबाई 16 दी है, एक विकर्ण ये है, इसकी लंबाई दी है 12, 16 और 12। फिर क्या पूछा? इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताइए। भुजाओं की लंबाई को मैंने ए मान लिया, चारों बराबर है, चारों ए होंगी, समान ही तो होगी, बराबर है। तो इनका हम बता रहे हैं आपको बेस्ट फॉर्मूला, आप उसका प्रयोग करिए। 4 भुजाएं हैं, 4 × भुजा स्क्वायर और बराबर में विकर्णों के स्क्वायर का योग, विकर्णों के वर्ग का योग करना है। बस वैल्यू याद रखो, ये बेटा फॉर्मूले का रूप है, इस फॉर्मूले को याद रखो। इसमें से अगर भुजा और एक विकर्ण दिया, दूसरा इससे निकल सकता है। तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट दिए हो तो तीसरा पता हो सकता है। ओके, बस मान रखो तो 4 × a² तो निकालना हमें। ये जो विकर्ण है कोई भी D1 कोई भी D2 मान लो। चलो मैंने 16 को मान लिया D1 और 12 को मान लिया हमने D2। 16 का वर्ग 256 होता है और 12 का 144 है। 6 4 10, 5 4 9 10, 2 1 3 4। तो ये 4a² = 400 आ गया। तो ये 4 से तो कट सकता है ना, a² = 100 और 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो a का मान 10 सेंटीमीटर आ गया है। ये क्या था? भुजा थी, है ना, भुजा थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका है, बी ऑप्शन है, इसमें बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 101 लिखा है, 101 में 101 कह रहे हैं कि 2 समरूप त्रिभुज किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दिए 4। ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है। यदि इनकी संगत कोण बराबर हो, देखो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, अगर 2 ट्रायंगल समरूप हैं तो उनकी संगत कोण बराबर होगी। पहला पॉइंट तो ये सही दिया है इसमें। दूसरा, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब समानुपात, ये भी सही है। अगर ट्रायंगल समरूप हैं, जैसे कि आपको ट्रायंगल बना के दिखा रहे हैं, एक ट्रायंगल ये छोटा सा बना है और एक ट्रायंगल ये, इसका नाम मान लीजिए PQRS है और ये मान लो DEF हो गया। अगर ये 2 समरूप ट्रायंगल हैं
तो संगत कोण मतलब अगर कोण P कोण D के बराबर है तो लिख सकते हैं एंगल P इक्वल एंगल D। कोण Q कोण R के बराबर E के बराबर है तो कोण Q इक्वल कोण E कह सकते हैं, और जो R एंगल दिया वो F के बराबर होगा। ये तो संगत कोण की बात होगी, संगत कोण बराबर हो गए। और फिर बोला कि उनकी भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। तो भुजाओं के अनुपात मतलब अगर हमने भुजा PQ ली है तो भुजा इसके नीचे DE आएगी। अगर मैंने भुजा PR ली है इसके नीचे कौन सी भुजा आएगी? DF आएगी। अगर हमने भुजा QR ले ली तो कौन सी आएगी भुजा? EF आएगी। ये तो संगत कोण बराबर है और यहाँ पर देख रहा है कि भुजाओं के अनुपात भी बराबर है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज कब होते हैं? पहला ऑप्शन इनकी संगत कोण बराबर हो तो सही बात है। दूसरा है इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ये भी राइट है। तीसरा है कि ये दोनों हैं तो ये दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और चौथे में बोला गया इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। 102 में कह रहे हैं कि AOBC एक आयत है। AOBC एक आयत है, ठीक है। आयत दिया है, इसके 3 शीर्ष दिए हैं। AOBC आयत है और इसके 3 शीर्ष दिए हुए हैं। चलो देखते हैं कौन कौन शीर्ष दिए हैं। शीर्ष A 0,3, शीर्ष O 0,0 और शीर्ष B 5,0। देखो सुनना ध्यान से, इसको हम इसमें ड्रॉ करते हैं। 0,0 यहाँ होता है, मतलब 0 O इधर होगा। x का मान ये है, y का मान ये है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो यहाँ पर देखो y का मान 0 है, तो 5,0 कहीं यहाँ होगा, ये x अक्ष का बिंदु है। और 0,3 y अक्ष का बिंदु है, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 0,3 होगा, इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। क्या बोला गया है? इसका विकर्ण क्या है? ये तो आयत हो गया, इसका नाम यहाँ पर A दे दो, ये O है और ये बिंदु B है। अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो एक आयत बनेगा। तो इस आयत का विकर्ण पूछा गया है, तो विकर्ण इसका AB तो होगा, तो हम निकाल दें AB के बीच की दूरी, सीधा सीधा हो गया। या फिर ये मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, लिखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, हमें कर्ण पता करना है। ऐसे भी कर सकते हैं, या 0,3 और 5,0 के बीच की दूरी निकाल दो, जैसे भी पता करना हो, दोनों तरीके पता करने के हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी पता कर रहे हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर √x1 माइनस x2, तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस फिर y1 माइनस y2 3 माइनस 0 का वर्ग, तो 5 का सीधा 25 हो गया और 3 का 9 हो गया, 25 और 9 मिलकर 34 हो गया। तो क्या इसमें रूट में दिया है क्या? इसमें ऑप्शन हाँ √34 दिया है और इसका सी ऑप्शन है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी है बेटा। चलिए 102 के बाद 103 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 103 में ये भी आसान से ही दिया है। 103 इसमें कुछ बिंदु लिखे जैसे कि ये 1 है और ये है 2, ओके, एक्स अक्ष वाले बिंदु है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और ये बिंदु y अक्ष के हैं। यहाँ पर O है, ये x डैश होता तो ये y डैश है, ठीक है। 3 के सामने ऐसे कर दिया और 2 के सामने भी ऐसे कर दिया है और इसको P मान दिया है। तो बोला गया कि बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, यही पूछा गया कि बिंदु P क्या होगा। तो देखिए बिंदु P में सबसे पहले आता है भुज मतलब x, फिर आता है कोटि मतलब y, ठीक है। तो बिंदु P के सामने जो भुज है वो 2 है और बिंदु y के सामने P के सामने जो y का पार्ट माने कोटि है वो 3 है। तो बिंदु वैसे 2,3 तो हो चुका है, लेकिन फर्स्ट में प्लस प्लस होते हैं,
थर्ड में माइनस माइनस होते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस होते हैं और यहाँ पर प्लस माइनस होते हैं। इससे क्या मालूम चल रहा है कि x तो प्लस होना चाहिए बट y का मान माइनस होना चाहिए। तो P का जो बिंदु बनेगा निर्देशांक वो 2 - 3 बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है, इसका ए एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए इज अ राइट आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 104 भी आसान सा दिया है। 9 sec स्क्वायर और माइनस में 9 tan स्क्वायर। अगर हम इन दोनों से 9 कॉमन कर लें तो अंदर sec स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर ही बचेगा और sec स्क्वायर ही माइनस tan स्क्वायर ही का वैल्यू 1 होता है। तो 9 बन जाए 9। इसमें 9 आंसर आ गया। ऑप्शन इसका सी ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट नंबर दिया है 105, क्वेश्चन नंबर 105। तो ये भी अच्छी क्वेश्चन दिया है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्का था, उसको उछाला एक बार, तो सिक्का जब उछालते हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इस प्रकार जो NH का मान है वो 1 और 1 2 हुआ, NH2 हुआ। लेकिन पूछ रहा है शीर्ष आने की प्रायिकता। शीर्ष आने की प्रायिकता की बात हो रही है, शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष मतलब हेड की बात हो रही है। अब चाहे हेड की बात करें और चाहे टेल की बात करें, अगर हेड कहें तब भी इसमें एक ही अवयव है और टेल कहें तब भी इसमें एक ही अवयव है। अगर टेल कहते तो टी आता गिनती में तो एक ही है और हेड का तब भी एक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शीर्ष प्राप्त या शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष आने की प्रायिकता, चाहे शीर्ष आए और चाहे पुच्छ आए। हेड और टेल की बात हो रही है। फॉर्मूला Ne/NH है। ठीक है, तो Ne का मान 1 है और NH का मान 2 है। तो 1/2, चाहे वो हेड की बात करें, चाहे जब एक सिक्का उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 है और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 है। ओके, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिया है? इसमें करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, हमारे 105 प्रश्न तैयार हो गए, कंप्लीट हो गए। इन आप सभी वीडियो को जरूर देखें। अगर हमारी पिछली क्लासेस आपने नहीं देख पाई हैं तो उन क्लासेस को भी देखें। ओके, इनसे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।